हेलो स्टूडेंट्स। चलो आज कर लेते हैं हमारे विद्युत आवेश या फिर विद्युत क्षेत्र जो है उस चैप्टर का पार्ट नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट के अंदर का जो चैप्टर नंबर 1 है उसके अंदर में सबसे पहले आज हम देखते हैं जो इस चैप्टर का जो पार्ट 2 है वो निकाल रहे हैं। तो इसमें आज हम 3 टॉपिक देखेंगे। सबसे पहले कि आवेश के गुण या प्रॉपर्टीज क्या होती है, चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या होती है या फिर आवेश के गुणधर्म क्या होते हैं। फिर उसके बाद में देखेंगे कि क्वांटीकरण क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है हमारे लिए कि क्वांटाइजेशन, व्हाट इज क्वांटाइजेशन, ये देखेंगे। और इसके बाद में हमारे पास में है कूलॉम का नियम जो कि हमें बताएगा इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस कि क्यों ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है एक्चुअल वर्ल्ड के अंदर भी और कहाँ कहाँ पे काम आता है, सब कुछ देखेंगे। तो ये 3 टॉपिक आज हम देखने वाले हैं बहुत अच्छे से, और हो सका तो इसमें भी कोई ना कोई ट्रिक जरूर ढूंढ के बताऊंगा आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं हमारा पॉइंट नंबर 1 कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज या फिर आवेश के गुण क्या है। तो यहाँ पे हमें टेंशन नहीं लेनी है, सीधे हमारे पास में बस यहाँ पर 3 टोटल है। ठीक है, 3 गुणधर्म हमारे पास में आवेश के यहाँ पर है, चार्ज के 3 प्रॉपर्टीज हमारे पास में। पहला उसे कहते हैं योज्यता, और इंग्लिश में कहते हैं इसे एडिटिविटी। मतलब कि योज्यता का मतलब क्या हो गया, एडिटिविटी का मतलब क्या हो गया, बस सिंपल जोड़ना घटाना। ठीक है, इसके बाद में सेकंड नंबर पर हमारे पास में आ जाता है निश्चलता। निश्चलता या फिर कॉन्स्टेंटिविटी, मतलब कि उसका जो वैल्यू रहता है वो कांस्टेंट रहता है, वो निश्चल रहता है, हिलता नहीं है। तो ये तो बिल्कुल सिंपल सा मतलब निकल गया हमारे पास में कि निश्चलता फिर कॉन्स्टेंटिविटी की, अगर वो चार्ज वहां पर है तो वो कैसे रहेगा। योज्यता हो गया, निश्चलता हो गया। थर्ड जो इसके पास में हमारे पास में है वो आ जाएगा गुणधर्म संरक्षण, या फिर इंग्लिश में हमने इसको बहुत बार पढ़ा हुआ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन हमने पढ़ा हुआ है, ऊर्जा संरक्षण हमने पढ़ा हुआ है। वही चीज हमारे पास में यहाँ पर आवेश के लिए भी लगती है। तो अब तीनों को समझते हैं कि ये कहना क्या चाह रहे हैं। तो सबसे पहले नंबर 1 के लिए हम देखते हैं। तो होता क्या है, मान लो अगर आपके पास में 3 यहाँ पर आवेश है Q, साथ में आपने 4 और जोड़ दिए तो कितने बचेंगे आपके पास में। अब 7 हो जाएंगे ना, ऐसा तो नहीं है कि 8 हो जाएंगे, ऐसा नहीं है कि 2 रह जाएंगे, क्योंकि दोनों जुड़ रहे हैं। तो बेसिक मैथमेटिक्स है बस। तो ये कितना हो जाएगा, 1Q हो जाएगा। बस इतना ही है पहली प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी की बात अगर मैं करता हूं तो उसमें आता है निश्चलता, कि अगर भले ही मेरे जो छोटे उस्ताद थे इलेक्ट्रॉन, वो भले रुके हुए हैं या भले वो कहीं पर जा रहे हैं, मैंने क्या बोला था इसको, छोटे उस्ताद। अब इलेक्ट्रॉन जो है ना वो भले रुका हुआ है या फिर भले वो चल रहा है, उसकी वैल्यू जो रहेगी ना वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, वो हमेशा सेम रहेगी, ये कभी चेंज नहीं होगी। क्योंकि छोटे उस्ताद है, अब यहाँ पर हो चाहे अमेरिका में चले जाए, रहेगा तो छोटे ही ना, बड़ा तो हो नहीं जाएगा वहां पर जाने पे। ऐसा तो है नहीं कि आप अमेरिका चले जाएंगे और वहां पर जाके आपको बूढ़ा कहने लग जाएंगे। तो बस वही चीज है कि इलेक्ट्रॉन के साथ में भी ऐसे होता है कि सबसे छोटा है तो ये सब जगह वही रहेगा, सेम रहेगा, इसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, थर्ड नंबर पर हम देख लेते हैं कंजर्वेशन। मतलब कि ना तो इसे बनाया जा सकता है, ना इसे बनाया जा सकता है, और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। इट कैंट बी कंस्ट्रक्टेड एंड इट कांट बी डिस्ट्रक्टेड, मतलब कि ये संरक्षित रहता है, कंजर्व रहता है। तो ये हो गया हमारे पास में आवेश के तीनों गुण या फिर ऑल द 3 प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, योज्यता, निश्चलता, संरक्षण या फिर एडिटिविटी, कॉन्स्टेंटिविटी और कंजर्वेशन। तो अब इसके बाद में चलते हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट अब हमारा शुरू होने वाला है। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पार्ट अब हमारा शुरू होने वाला है उसका नाम है क्वांटीकरण। अभी मैंने जो लिखा था सेकंड नंबर पे यहां पर, तो उसको देखते हैं। सेकंड मैंने लिखा था क्वांटीकरण या फिर क्वांटाइजेशन। अच्छा, क्वांटीकरण या फिर क्वांटाइजेशन,
ये हमें बताता है कि भाई जब भी हम किसी चीज पर चार्ज डालते हैं, जब भी किसी चीज को हम आवेशित करते हैं, तो वहां पर एक फिक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बहुत फिक्स अमाउंट में इलेक्ट्रॉन जाएंगे हमारे पास में। ऐसा क्यों कि मान लो मेरे पास में यहाँ पर एक बॉक्स रखा हुआ है, ठीक है। अब आवेश या चार्ज जो मैंने आपको बताया था, आवेश जो मैंने आपको बताया था, या फिर जिसे हम कहते हैं चार्ज, तो आवेश या चार्ज क्या था हमारे पास में? हमने पहले चैप्टर में, अभी पहले जो वीडियो में देखा था हमने, तो वो था इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन को मैंने नाम क्या दिया था? छोटे उस्ताद। मतलब कि छोटे उस्ताद का मतलब क्या निकल रहा है यहाँ पे कि छोटे उस्ताद को और छोटा नहीं किया जा सकता है। अब अगर मेरे पास में इस बॉडी के अंदर में कुछ भी क्यू चार्ज है, तो हमेशा उसके अंदर में इलेक्ट्रॉन कुछ पूर्ण संख्या के रूप में होंगे। जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो हमेशा होल नंबर या फिर पूर्ण संख्या के रूप में होंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी सबसे छोटा है तो उसको और छोटा तो कर नहीं सकते। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि इसके अंदर में 4.5 इलेक्ट्रॉन है? कभी नहीं कह सकता मैं, ऐसा कभी नहीं कह सकता। या तो इसमें 4 होंगे या 5 होंगे, ऐसा होगा। तो इस रिलेशन को समझाने के लिए बहुत प्यारी सी यहाँ पे इक्वेशन है हमारे पास में, वो होता है Q इज इक्वल टू एन ई। और यहां पर आगे हमें लगा देना है प्लस या माइनस, क्योंकि आवेश हमने पढ़ा दो तरह का होता है, पॉजिटिव नेगेटिव, धनावेश और ऋणावेश। और n यहाँ पर मुझे बता रहा है n इज इक्वल टू 0 भी हो सकता है, 1 2 3 चलता रहेगा अनंत तक। तो मतलब कि क्वांटीकरण का मतलब ये हो गया कि किसी भी बॉडी के अंदर में, किसी भी पिंड के अंदर में, किसी भी वस्तु के अंदर में अगर चार्ज हमारा है तो वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल में ही होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है? सबसे छोटा, इससे छोटा कुछ हो नहीं सकता, तो हमेशा इसका मल्टीप्लायर में ही रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, क्योंकि ये आपके काफी सारे न्यूमेरिकल्स के अंदर में जो छोटे छोटे कंसेप्ट वाले क्वेश्चंस आते हैं 1 नंबर वाले, उसके अंदर में काफी ज्यादा आता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टर्म आपके लिए हो गई, Q इक्वल टू एन ई, आगे भी काफी काम आएगी। तो ये नोट डाउन कर लेना पॉज करके वीडियो, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। अब हमारा वीडियो का जो थर्ड पॉइंट है उस पर चलते हैं। अब यहां से सीखेंगे कि एक्चुअल वर्ल्ड के अंदर में क्या काम है। हाँ भाई, चार्ज पढ़ लिया हमने कि क्या होता है, कितने तरह का होता है, क्या क्या प्रॉपर्टीज रखता है। अब थर्ड पॉइंट हमारे पास में आता है, पूछोगे कि सर पढ़ किस ले रहे हैं? चलो अब यहाँ पे बताते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में अब नाम आ जाता है कूलॉम के लॉ या कूलॉम के नियम का। तो होता क्या है कि जो हमारे प्रकृति है, जो हमारा नेचर है, उस नेचर के अंदर में कुछ फंडामेंटल फोर्सेस या फिर कुछ बेसिक फोर्सेस हैं, 4 तरह के। मतलब कि वो ही हैं सब जगह, उन्हीं का अलग अलग रूप सब जगह काम करता है। तो उसके अंदर में हमारे पास में गुरुत्व बल, या फिर जिसे हम कहते हैं ग्रेविटी होता है। दूसरा हमारे पास में विद्युत बल होता है, जो भी हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। उसके अलावा हमारे पास में एटॉमिक होता है, या फिर परमाणुीय बल होते हैं। ये 3 तरह के बल होते हैं। चौथा एक और होता है, वो परमाणु के अंदर ही उसके नाभिक के लिए होता है, तो उसमें हमें इतना डीप जाना नहीं है। और मेनली इनके अंदर में से ज्यादा इंपॉर्टेंट हम इनको पढ़ते हैं फिजिक्स के अंदर में। ये आगे जाकर के डी फिजिक्स में आता है, बट अभी जब फिजिक्स काम की है वो ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रिक फोर्स पर है। अब ग्रेविटेशन के बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं 11th क्लास के अंदर में बहुत अच्छे से। नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, मैं पढ़ा दूंगा, वीडियोस पर भी आ जाएगा। इसके बाद में 12th क्लास के अंदर में हम बहुत ज्यादा ध्यान देने वाले हैं विद्युत बल के ऊपर, कि व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फोर्स, आता कहां से है। तो बिल्कुल सिमिलर से ही अगर आपने 11th पढ़ी है, और मेरा मानना है कि आपने पढ़ी है, डायरेक्ट आप 12th का वीडियो देखें या नहीं, तो 11th के अंदर मैंने पढ़ा था कि जब भी हमारे पास में 2 पिंड या 2 बॉडीज होते हैं जिसका मास m1 और m2 होता है, तो इनके बीच में जो हमारा ग्रेविटेशन फोर्स लगता है Fg, वो क्या होता है कि G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, कुछ इस तरह का देखा था मैंने, या आपने भी देखा होगा आई होप। तो अब अगर मुझे बात करनी है यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर में, या फिर
विद्युत बल केंद्र में। तो यहाँ पर मुझे Q1 और Q2 कर देने हैं। इनके बीच में यहाँ पर दूरी मेरे पास में क्या थी, R। दूरी मेरे पास में R ही रहेगी, दूरी को चेंज नहीं करना है। तो अब अगर मेरे पास में गुरुत्वीय बल के लिए जो मेरा F था, ये M1 और M2 के प्रोपोर्शनल में था, समानुपाती था, और साथ ही साथ ये इनकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती था, या फिर रेसिप्रोकल ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। यही चीज हमें रिपीट करनी है इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए। तो लिखते हैं यहाँ पर Fe, सबसे पहले तो Fe इज प्रोपोर्शनल टू M1 M2 था। M1 M2 यहाँ पर क्या है हमारे पास में Q1 Q2, तो Q1 एंड Q2। इसके बाद में यहाँ पर हमारे पास में फोर्स जो था वो डिपेंड कर रहा था डिस्टेंस के स्क्वायर पर, तो वो है हमारे पास में यहाँ पर भी कर गया। अब बस बात पूरी की पूरी आ जाती है इस कांस्टेंट के ऊपर में, कि यहाँ पर तो हमारे पास में ग्रेविटेशन कांस्टेंट था, यहाँ पर हमारे पास में आ जाएगा K। साथ ही साथ में आप लिखेंगे K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। जैसे ये न्यूटन में हुआ करता था, ये भी न्यूटन में ही होगा, कोई फर्क नहीं आएगा, क्योंकि है तो दोनों फोर्स। बस ग्रेविटेशन फोर्स को आपको कंपेयर करना है, सिर्फ उसको इसमें रिप्लेस करना है, और बन जाएगा आपका कूलाम का नियम। कूलाम ने बस यही बताया था कि जो आवेश, जो बल लगता है, जो फोर्स लगता है, वो दोनों चार्जेस के मल्टीप्लाई के प्रोपोर्शनल या समानुपाती होता है, ये होता है, और इस तरह से बताया। अब यहाँ पर देखते हैं कि ये K क्या है। इस K को आगे और डिफाइन किया गया, और K के लिए हम यहाँ पर लिख देता हूं मैं कि K जो है वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसके लिए मैं एक बार वापस मिटा के लिख देता हूं, ग्रेविटेशन में मिटा रहा हूं। तो यहां पर अब हम आगे देखते हैं कि K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये एप्सिलॉन नॉट क्या है? ये एप्सिलॉन नॉट जो है ना, इसे कहते हैं प्यार से परमिटिविटी, और हिंदी में इसे कहते हैं विद्युतशीलता। कहाँ की? एप्सिलॉन नॉट का मतलब है कि ये रेफरेंस ले रहा है, ये निर्देश ले रहा है स्टार्ट जहां से करना है, तो वो हमेशा हमारे लिए हो जाएगा परमिटिविटी ऑफ एयर या फिर वैक्यूम। विद्युतशीलता किसकी? हवा की या फिर निर्वात की। तो 4 पाई तो हमारे पास में पता है, कुछ भी नहीं, कांस्टेंट है। एप्सिलॉन नॉट हमारे पास में होगा विद्युतशीलता, हवा या निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट से दर्शाएंगे। ठीक है, अब यहां पर अगर मैं Q1 बराबर Q2 बराबर 1 कूलाम रख देता हूं, अभी कूलाम समझाऊंगा अगले चैप्टर में कि क्या है। अगर मैं Q1 Q2 1 कूलाम रख देता हूं और R इज इक्वल टू 1 मीटर रख देता हूं, तो ऐसी कंडीशन में मेरे पास में जो फोर्स आएगा वो आएगा 9 इंटू 10⁹ न्यूटन, और ये वैल्यू आपकी हो जाएगी K के लिए, क्योंकि ऐसा करने पर सिर्फ K ही बचेगा। तो K इक्वल टू F इक्वल टू 9 इंटू 10⁹, मतलब कि एक एक कूलाम के दो आवेश को 1 मीटर की दूरी पर, या फिर एक एक कूलाम के चार्ज को 1 मीटर का डिस्टेंस पर रखने पे जो फोर्स लगता है वो ही हमारा K होता है। यहां तक क्लियर है? आई होप क्लियर होगा काफी ज्यादा। नहीं है तो डाउट जरूर कमेंट में डाल दीजिएगा। वैसे बहुत सिंपली ट्रिक से बताया है। और हाँ, एक फन फैक्ट की, जो बचपन में आप सर्दियों के अंदर में अपने कंघे में बाल घुमाया करते थे, फिर जो आपके बाल ऐसे खड़े हो जाते थे कंघे से चिपकने के लिए, तो ये जो बाल खड़े हुआ करते थे ना, इसका कारण यही फोर्स हुआ करता था, क्योंकि यहाँ आपका कंघा था, उसमें प्लस चार्ज नेगेटिव चार्ज कुछ होता था, यहाँ अलग चार्ज यहाँ अलग चार्ज, दोनों के बीच में लगता था एट्रैक्शन। पढ़ा था हमने पिछले चैप्टर में कि हमेशा अपोजिट चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन लगता है। तो यहाँ पर इसी वजह से सर्दियों में आपके बाल जो चिपकते हैं, सूखे बाल जो आपके कंघे से चिपकते हैं, उसके बीच में यही विद्युत बल काम करता है। तो अगली बार अगर जब करो तो जरूर कैलकुलेट करना और मुझे बताना। चलो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू। सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक करना ना भूले, कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू, और ऐसे ही हंसते रहिएगा।